हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम 10th क्लास में साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कवर करेंगे, जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तो भौतिक गुण कौन से, मतलब कि जो पदार्थ है जिसका हम क्या कर सके, अवलोकन कर सके, है ना। पदार्थ का अवलोकन कर सके और वर्णन कर सके, वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे मान लो रंग हो गए, रंग हो गया, जैसे रंग, कठोरता, उसकी अवस्था, है ना, गलनांक, कवंथनांक, ये सारे क्या है, पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। स्टूडेंट्स, पदार्थ में हमने देखा है कि दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पदार्थ है वो क्या है, जब वो अपने अंदर परिवर्तन करेगा तो एक नए उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा। जब भी कोई पदार्थ है वो अपने अंदर परिवर्तन करेगा तो नया पदार्थ का निर्माण नहीं करेगा। जो भी पदार्थ होगा स्टूडेंट्स, वो क्या है, सिर्फ अंतर रूपांतरण होगा उसका। ठीक है। और जब भी उसमें परिवर्तन होगा या जो रूपांतरण होगा तो पदार्थ के संगठन में, जो पदार्थ है उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो उसकी रासायनिक प्रकृति है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखो वाटर है, ठीक है। वाटर को जब हम फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बनेगा। ठीक है। फ्रीज करने पर तो क्या बनेगा, आइस बनेगा। और जब वाटर को हम गर्म करेंगे तब क्या बन जाएगी, ये वाष्प बन जाएगी। ठीक है। यहाँ पे जो आइस है वो क्या है, सॉलिड रूप में है, और यहाँ पे वाटर लिक्विड रूप में है, और जो वाष्प है वो किस में है, गैस रूप में है। तो इनके जो भौतिक गुण, पदार्थ में जो भौतिक गुण है, ठीक है, जैसे वाटर लिक्विड है और आइस सॉलिड है, वाष्प क्या है, गैस रूप में। इनके जो भौतिक गुण है, ये इनके भौतिक गुण होंगे, तो ये तो क्या है, अलग अलग होंगे। लेकिन जो रासायनिक गुण है, मतलब कि जो H2O है, वाटर यहाँ पे क्या है, H2O है, आइस भी यहाँ पे H2O है लेकिन सॉलिड फॉर्म में, वाष्प भी यहाँ पे H2O है लेकिन किस रूप में, गैस रूप में। तो भौतिक रूप तो इनका अलग अलग हो गया, लिक्विड में है, सॉलिड में है और गैस में है। लेकिन रासायनिक रूप से क्या है, ये समान है। जैसे H2, ठीक है। तो ये क्या हो गए, भौतिक परिवर्तन हो गए, और कोई नया उत्पाद इनमें नहीं बन रहा है। ये आइस है, आइस को हम फिर से क्या है, खुले में छोड़ेंगे तो ये क्या है, वापस से वाटर बन जाएगा, और वाष्प से भी क्या बन जाएगा, वापस वाटर बन जाएगा। तो अंतर रूपांतरण हो रहा है एक दूसरे में, तो ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि जो पदार्थ होगा उसमें जो परिवर्तन होगा तो उससे एक नए उत्पाद का निर्माण होगा। ये जो उत्पाद होगा इसका जो गुण होंगे वो क्या होंगे, पदार्थ से भिन्न होंगे, मतलब इनका जो रासायनिक गुणधर्म है वो भिन्न होगा। तो जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर है और ऑयल है। वाटर भी यहाँ पे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और ऑयल भी क्या है, लिक्विड है, दोनों ही तरल है। लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, अलग अलग है। इनकी ज्वलनशीलता है और जो इनकी गंध है वो क्या है, अलग अलग होएगी। वो जो ऑयल है वो तो क्या है, वायु में क्या है, में जलता है। ऑयल तो क्या है, वायु के अंदर जलता है, ठीक है। और वाटर क्या करता है कि आग को बुझाता है, ठीक है। तो जो ऑयल है ये क्या करता है, जलने का काम करता है। ऑयल जो है वो क्या काम करता है, जलने का काम करता है। यानी कि जब ऑयल किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलता है
तो ये क्या करेगा, एक प्रक्रिया करेगा और प्रक्रिया कर करके क्या करेगा, एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे मान लो एक और एग्जांपल अगर आप देखो तो लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि जब लोहा है ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ, मतलब कि अगर ये नमी वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, जंग बनाएगा। एक नए उत्पाद बन रहा है ना यहाँ पे, जंग। तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल देखें, पेड़ को काटना। ठीक है, पेड़ को काट दिया, कोई नया उत्पाद थोड़ा ना बन रहा है इसमें, पेड़ ही तो कटा है। उसके बाद में देखें, रबर को खींचना, पदार्थ ही तो है, रबर को खींचना। जब इसको खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए अपनी शेप चेंज कर लेगा, लेकिन जैसे इसको हम वापस छोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वापस से रबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया और ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और रासायनिक परिवर्तन में वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूध से दही बनना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें क्या होगा, अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया कि दूध से दही बनना। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा स्टूडेंट्स, तो उनमें रासायनिक जो गुणधर्म होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, उनमें भी क्या है, गुणधर्म है वो भी क्या है, भिन्न होंगे। जैसे दूध के जो रासायनिक गुणधर्म है वो खत्म होकर के दही जो है वो बन जाएगा, नए गुणधर्म उसमें बन जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूध से जो दही बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि दूध किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के एक प्रक्रिया करता है और प्रक्रिया करके क्या बनाता है, दही बनाता है। इसी तरह से जो लोहा है वो दूसरे किसी पदार्थ के साथ क्रिया करके जंग का निर्माण करता है, एक नया उत्पाद बनाता है। तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक इसमें अभिक्रिया होती है जिससे नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक प्रक्रिया द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, इतना ठीक है हमने नॉर्मली पढ़ लिया, बट अब जब रासायनिक अभिक्रिया है वो हम बुक से करेंगे और जो भी एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू हम सारी अभिक्रियाओं को समझेंगे, किस तरह से नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखो, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ना, तो क्या है, जब इस दूध को खुला छोड़ेंगे गर्मी में तो क्या होगा, वो क्रिया करके दूध को क्या करेगा, दूध जो है वो फट जाएगा। तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लोहे कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देंगे तो वो क्या, नमी के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जड़ लगा देगा। और अंगूर का किण्वन होना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन पकाना, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया जो भी है, तो वो सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू होते हैं। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण परिवर्तन ये हमने पढ़ लिया है। तो चलिए एक्टिविटी करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्या है इस एक्टिविटी में, क्रियाकलाप के शिक्षक के सहयोग से, ठीक है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ओके, एक रिबन ले लेते हैं मैग्नीशियम की और उसको रगड़ के साफ कर लेते हैं। उसके बाद में इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इसकी बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, ये देखो एक्टिविटी दे रखी है इन्होंने।
मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद हमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पाद हमें मिल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं करके। मैग्नीशियम कैसे लिखते हैं? मैग्नीशियम सिंबल क्या है? Mg। ठीक है, जब इसको जलाएंगे मतलब कि इसका दहन कर रहे हैं हम, किसके साथ दहन होगा? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा? MgO। ओके स्टूडेंट्स, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स, इसको मतलब संतुलित नहीं है। ये संतुलित वाला टॉपिक भी हम कवर करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, तब मैं ये आपको सॉल्व करवा दूंगी कि कैसे ये इसको संतुलित करेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद में देखो, जब मैग्नीशियम रिबन हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि रेगमाल से साफ़ किया जाता है। तो मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको साफ़ क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन, जो वायु में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके एक ऊपर लेयर बना लेती है। लेकिन जब ऐसी रिबन को हम जलाएंगे तो वो जलेंगी नहीं, इसीलिए इसको रेगमाल से रगड़ के साफ़ किया जाता है। और एक शुद्ध मैग्नीशियम की रिबन हमें लेनी होती है, और उसको जब हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो हमें क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखो, जो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ओके, मतलब कि क्वेश्चन भी बन रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो किस लौ के साथ वो जलता है? तो चमकदार श्वेत लौ के साथ वो जल रही है। ओके स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, ये एक्टिविटी समझ में आई, और इसको रेगमाल से क्यों रगड़ते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लेते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें क्या था, दो पदार्थ ले लिए ना, और जो दो पदार्थ लिए उससे एक नया पदार्थ बन रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, और एक नए गुणधर्म के साथ। यहाँ पे मैग्नीशियम था सिर्फ, यहाँ पे ऑक्सीजन था। अब इसमें देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, एक नई प्रॉपर्टी के साथ, एक नए गुण के साथ उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ओके, ले लेते हैं। फिर उसमें तन्नू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए, मिला लेते हैं। यहाँ देखो दानेदार जस्ता, मतलब जिंक को ही जस्ता बोलते हैं स्टूडेंट्स। तन्नू सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, शंक्वाकार फ्लास्क है, और H2 गैस इसमें देखो बाहर निकल रही है। इधर कर लेती हूँ थोड़ा, H2 गैस निकल रही है। ठीक है, तो चलो रिएक्शन करके देखते हैं हम। Zn, जिंक को कैसे लिखते हैं? Zn प्लस, हम दोनों कंपाउंड मतलब दोनों यौगिक के साथ ही रिएक्शन करवा लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोलते हैं? HCl, और Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4। ये फॉर्मूला, इसको इस तरीके से लिखते हैं, और HCl इस तरीके से लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बनता है। Zn को जब रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तब क्या बनेगा? Zn जिंक क्लोराइड बनेगा, और H2 गैस बाहर निकलेगी। और यहाँ पे देखो ZnH2 के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएगा तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, और H2 बाहर निकले, H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, ये दो पदार्थ है, और इनको आपस में हमने रिएक्शन करवाई, और एक नया उत्पाद जिंक क्लोराइड बना, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। दो पदार्थ है, इनको आपस में हमने रिएक्शन करवाई, और ZnSO4 बना, और H2 गैस बाहर निकली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि मैम आपने तो ये करवा दी रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बन गया, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? तो चलिए समझते हैं इसको। देखो स्टूडेंट, Zn है, इसके ऊपर होता है +2 चार्ज। ओके, और प्लस H है, H के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है, और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, इधर समझाती हूँ कि जो भी अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट चिन्ह जो होते हैं, जैसे प्लस माइनस, ये आपस में क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे? आकर्षित होंगे। माइनस प्लस है वो भी क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और जो माइनस माइनस साइन है वो क्या होंगे? प्रतिकर्षित होते हैं। जब भी रिएक्शन होगी तो उसमें जब प्लस
और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और जो सेम चार्ज होंगे वो क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखो Zn के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर कितना है, प्लस है, और Cl के ऊपर कितना है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये Z किसके साथ जाके रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ जाके रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ZnCl2 और H2। ठीक है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। हालांकि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको यही बता देती हूँ कि Cl2 है ना, यहाँ पे 2 है, यानी कि क्लोरीन 2 है, तो हमें इधर भी क्लोरीन 2 ही लेने पड़ेंगे। तो 2 लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे 2। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये बैलेंस हो गई। और Zn 1 है, इधर भी Zn क्या है, जिंक जो है वो 1 है, तो इधर भी 1 होगा। क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन हमने बैलेंस कर लिया, और हाइड्रोजन भी हमने बैलेंस कर ली। उसके बाद में देखो Zn है, ये H2SO4 के रिएक्शन करेगा, तो हमें पता है Zn के ऊपर क्या चार्ज होगा, +2 चार्ज होता है, और H के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर ++ चार्ज होते हैं। और SO4 है, SO4 के ऊपर हमें पता है कि -2 चार्ज होता है। तो ये जो जिंक है किसके साथ जाएगा, अपोजिट साइन के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, और प्लस में ये जो 2 हाइड्रोजन है ये जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, H2O गैस बन जाएगी, और ये गैस जो है हमें पता है बाहर निकलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये रिएक्शन होगी, इस तरह से ये जो आयंस है ये एक दूसरे के साथ जुड़ के नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो स्टूडेंट अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में हमने एक सारणी पढ़ी थी, उस पे हमने ये चार्ज भी आपने शायद पढ़े होंगे, और फॉर्मूले जो बनाए थे हमने, जैसे मान लो मैं आपको दिखा देती हूँ वो सारणी, ये देखो, ये देखो पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव आवेश है, मतलब चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और हमने क्या पढ़ा था, जिंक पढ़ा था ना, तो इसमें शायद जिंक नहीं दे रखा, ये रहा, ये देखो, ये रहा, जिंक के ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। और हमने क्या पढ़ा था, सल्फेट पढ़ा था, तो ये देखो सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। और इनसे हमने फॉर्मूले बनाने भी सीखे थे, जैसे देखो फॉर्मूले Zn के ऊपर क्या है, यहाँ इस तरीके से बनाए थे ना, 2 पॉजिटिव, और SO4 के ऊपर -2। ठीक है, इस तरीके से बनाए थे। तो यानी कि ये सेम चार्ज है, तो क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, ZnSO4 ही बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnSO4 ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो H2SO4 है, H2SO4 है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि +1 होता है, और SO4 के ऊपर -2 होता है, तो -2 हो गया। अब इनको क्रॉस इस तरीके से करेंगे, तो H हाइड्रोजन जो है कितने हैं, 2, तो H2 बन गया। और SO4 के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर 1 है, तो SO4 कितना हो जाएगा, 1 है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, H2SO4 बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो वो तो ठीक है, हम सारणी में हमने देख लिया था, लेकिन अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। अब कई बार क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम हम क्या इनको याद रखें, इनके ऊपर जो साइन होते हैं। नो स्टूडेंट्स, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको समझाती हूँ कि 2 तरह के पढ़े थे हमने, एक तो वैलेंसी पढ़ी थी हमने, और एक आवेश पढ़ा था कि कोई वैलेंसी मतलब संयोजकता, भी पदार्थ की कितनी संयोजकता है, जैसे कार्बन की 4 संयोजकता होती है ना, संयोजकता। अब संयोजकता से तो हमने क्या बनाए थे, फॉर्मूले बनाए थे। ये देखो, मतलब कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2 होती है। लेकिन जब ये साइन होते हैं ना, जब ये साइन होते हैं माइनस और इस पे देखो प्लस है, तो ये क्या है, इनके ऊपर आवेश है कि हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश है, तो
प्लस आवेश है, प्लस चार्ज है। और जैसे वो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, माइनस चार्ज है। तो इसी तरह से देखो NaCl एक यौगिक ले लेते हैं हम, तो क्या होता है, Na सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि ये देखो ये नाभिक होता है और इसके बाहर ये कक्षक होते हैं। इस तरह के तरीके से पढ़े थे ना कि इसमें फर्स्ट जो अंदर का कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना, इस तरीके से 3, 6, 7 और 8। ठीक है, तो जो बार वाला है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इससे बार जो होगा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, है ना। तो ये 11 है, 8, 9, 10 और 1 11 हो गए ना। 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए और 1 इलेक्ट्रॉन जो ये है ये इसमें भर दिया। तो सोडियम में क्या होगा स्टूडेंट्स कि अब ये अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। हमने पढ़ा था ना कि वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो अष्टक नियम से हम इनकी वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, और इसका चार्ज का हमें पता चलता है कि कौन सा चार्ज किस पे आएगा, वो भी देखते हैं हम। तो अष्टक कंप्लीट करेगा, मतलब जो इसका जो बार वाला कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन बार वाला इलेक्ट्रॉन कक्षक में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये वाला जो है ये है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल देगा या क्या करेगा, डोनेट कर देगा या क्या करेगा, इसको मतलब बाहर निकालेगा। ओके, तो क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इस क्या बचेगा इसके पास 2, 8। तो ये इसका अष्टक क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जब कोई परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसलिए सोडियम के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है, इसका मतलब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो कि किसी एटम में ऐसे होता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हो, ठीक है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ऐसे भी एटम है तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर क्या, जैसे जिंक है तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले थे, अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले थे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट देखें, क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर है इसका परमाणु क्रमांक। तो 2, 8 और 7 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अंदर वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 8 और सबसे बाहर उसमें 7। अब ये देखो ये अपना अष्टक कंप्लीट कर रहा है, जो बाहर का जो कक्षक है नहीं। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, 8 और 8। ठीक है, हो गए स्टूडेंट्स। तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया। जब ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी तरह से अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज आया, मतलब 1 चार्ज आया। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ध्यान में रख सकते हैं और जब भी रिएक्शन करेंगे हम तो साथ में स्टूडेंट्स ये आपके धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको लर्न होते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा आप अगर साथ में साथ देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा किसके ऊपर कितना चार्ज है। और जो भी रिएक्शन करवाओगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि किसके ऊपर कितना चार्ज है और क्या फॉर्मूला बना के भी आप कर सकते हो। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है आपकी क्रियाकलाप 1.2 वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि क्या मुझे थोड़ा और चेंज करना चाहिए और क्या बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर।